आज हम स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ में उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं स्वामी आदित्य वेश जी और एक छोटी सी मुलाकात जो हाल ही में अभी युवा चरित्र निर्माण शिविर का समापन हुआ है उसको लेकर के हम एक छोटी सी बातचीत स्वामी जी के साथ रखेंगे। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते हरपाल जी। तो स्वामी जी, जो अभी युवा चरित्र निर्माण शिविर, इससे पहले युवती चरित्र निर्माण शिविर का आपने यहाँ ये आयोजन किया और हमने देखा कि काफ़ी एक सफल आयोजन था। तो इस सफलता को लेकर के अब आगे की क्या प्लानिंग है आपके? पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को सबको नमस्ते। ये दो शिविर तो बड़े जो स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ में अभी आयोजित हुए हैं। एक राष्ट्रीय कन्या चरित्र निर्माण शिविर था जिसमें लगभग 6 प्रांतों की और 600 के आसपास बेटियां थी। उन्होंने यहाँ रह कर के प्रशिक्षण प्राप्त किया और खुशी की बात यह है कि उन बेटियों ने जो है यहाँ पर संध्या को भी सीखा है, यज्ञ को भी सीखा है, साधना को उन्होंने अपने जीवन में सीखा है। ये जो प्रशिक्षण था, मुझे लगता है कि आज के समय में बच्चों को हमारी जो प्राचीन वैदिक संस्कृति है उसे जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसी में ही जो फिजिकल प्रशिक्षण है, फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं या सेल्फ डिफेंस है, ये सारी चीज़ों का प्रशिक्षण भी उसमें दिया गया है। और आज जिस तरह का दौर चल रहा है देश में, कहीं ना कहीं बेटियों के मान सम्मान को सुरक्षित रखने की बात सबके सामने आती है। तो ऐसे समय में बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना, उनको जूडो कराटे सिखाना, ये भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें आत्मसम्मान, आत्मगौरव जो है वो पैदा हो। तो ये सारी चीज़ें जो है देखते हुए, वो भाव देखते हुए ये शिविर जो है आयोजित होते हैं। ऐसा ही जिस एक शिविर का समापन आज हो रहा है, इसमें पूरे प्रांत के बच्चे थे और उनके साथ साथ में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी बच्चे उसमें शामिल थे। लगभग 10 बच्चे दिल्ली के भी थे। संख्या की दृष्टि से देखें तो परिणाम बढ़िया है। अगर वैसे इनका जो भविष्य की दृष्टि से देखें, जो आप यहाँ हर साल इस प्रकार के चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं अभी तक? हरपाल जी, देखो, जैसे मैं पर्टिकुलर इसी शिविर की बात करता हूँ जो हमने अभी लड़कों का शिविर आज समाप्त किया है। इसमें लगभग 80% बच्चे ऐसे थे जो पहली बार शिविर में आए थे और उनमें से कितने ही बच्चों ने ये कहा कि मैं अंडा खाता था, मैं आज के बाद अंडा नहीं खाऊंगा, मैं बीड़ी पीता था, मैं हुक्का पीता था। 1-2 बच्चे ने ये भी कहा जी मैं विवाह शादियों में शराब पी लेता था, अब मैं जो है उसका सेवन नहीं करूंगा। तो दूसरा, किसी एक बच्चे ने कहा कि जी मेरी वैसे सामान्य चोरी की आदत थी, मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई मैं उठा लेता था, पर मैं संकल्प कर रहा हूँ कि आज के बाद जो है मैं चोरी नहीं करूँगा या मैं जो है ना बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊँगा। मैं 1-2 लड़के ऐसे भी थे जो मांस खाते थे, उन्होंने कहा जी मैं मांस नहीं खाऊँ। ये तो वो प्राथमिक चीज़ें थी जो आज देखने को मिल रही हैं। आर्योग परिषद के शिविरों से निकले हुए कितने लोगों के मैं आपके सामने नाम बता सकता हूँ जो शिविरों में आए और शिविरों में आने के बाद वो किसी बड़ी से बड़ी नौकरी पर चले गए, जॉब करने लगे। वहाँ पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया। उनके सामने भी समस्याएं आई और उनको जो है सिर्फ उनके सामने आर्य समाज था, आर्य समाज के सिद्धांत थे, इन शिविरों का प्रशिक्षण था, उसको आधार बना करके उन्होंने अपने जीवन को बहुत सार्थक बनाया और अपने जो नौकरी थी उसमें वो बहुत सफलता के साथ आगे बढ़े। तो ये मुझे लगता है कि व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए जो है ना, और जीवन तब बदलेगा जब पहले बुराइयां जीवन से निकलेंगी, समाज से निकलेंगी, उसके बाद समाज में जो है अलग तरह की एक प्रतिष्ठा बनती है। समाज जो है उस व्यक्ति से उस तरह की अपेक्षाएं भी रखने लग जाता है कि ये एक विशेष व्यक्ति है और इसके जीवन में पाक साफ जो है ना सारे व्यवहार की चीज़ें मिलेंगी और फिर वो समाज को परिवर्तन करने का जो है ना एक पहला कदम होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो परीक्षण है या प्रशिक्षण है, ये एक बदलाव की पहली सीढ़ी है, मैं ये कह सकता हूँ। हम बात करें युवा चरित्र निर्माण शिविर के बारे में जो अभी चल रहा है, आपने परिणाम की चर्चा की। ये तो आपने एक व्यक्तिगत परिणामों की चर्चा की कि व्यक्तिगत क्या बदलाव एक बाद में आप देखने को मिलता है एक बच्चे में जब वो स्वतंत्र रूप से एक व्यक्तिगत जीवन शुरू करता है उसमें। तो इन युवा चरित्र निर्माण शिविरों का आर्य समाज के पर सांगठनिक रूप से क्या प्रभाव आपको नज़र आता है? मुझे लगता है कि वैचारिक दृष्टि से आर्य समाज पूरे देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे मजबूत संगठन है।
लेकिन विचार के प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता होती है। और ये जो नवयुवक आज आ रहे हैं आर्य समाज में, ये जब विचार को पकड़ लेंगे, इनको जब ये लगेगा बाकायदा बिल्कुल एक एक चीज़ का कंपैरिजन करके अन्य मत पंथ मजहब जितने संप्रदाय हैं उनसे जब बच्चे कंपैरिजन करेंगे और ये पाएंगे कि वेद जो है वो मानव मात्र के लिए है, वो किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए नहीं है, वो मानव मात्र के लिए, मानवता उसका सबसे बड़ा धर्म है, तब वो विचार करके इस विचार को अपने दिल में संजो करके रखेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। तो जिस प्रकार से हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का बीमा करवा लिया, और ये जो नवयुवक हैं ये एक तरह से आर्य समाज का बीमा है। आने वाले 50 साल जो है इन नवयुवकों के कंधों पर आर्य समाज रहना है। और जिस संगठन ने आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिस संगठन ने वेद की पुनर्स्थापना का बहुत बड़ा प्रयास किया, जिस संगठन ने इस देश में सांप्रदायिकता और जातिवाद को ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत लगाई, जिस संगठन ने अंधविश्वास और पाखंड को मिटाने के लिए जो है ना पुरजोर कार्य किया, जिस संगठन ने सती प्रथा जैसे कलंक को इस देश से मिटाने का काम किया, जिस संगठन ने हरियाणा जैसे प्रांत में शराबबंदी लागू करवाने के लिए आंदोलन किया, जिस संगठन ने पहली बार बेटियों को बचाने के लिए बेटी बचाओ अभियान प्रारंभ किया, उस संगठन को आज यदि आगे भविष्य के लिए सुरक्षित करना है तो इस प्रकार के युवा निर्माण शिविरों की आवश्यकता है। और इन्हीं शिविरों से कार्यकर्ता और नेता दोनों जो है वो निकलते हैं और वही लंबे समय तक आर्य समाज में या समाज में सांगठनिक रूप से काम करने की क्षमता रखते हैं। चरित्र निर्माण की बात आती है, आप उस पे जो मॉरल वैल्यूज हैं उन पे बात करते हैं शिविर में। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इसके ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है, तो उसको लेकर के संगठन का क्या विचार है, क्या प्लानिंग है, थोड़ा सा उस पे भी चर्चा हो जाए। कुछ समय पहले जो है पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, जो विश्व की समस्त आर्य समाजों का संचालन जिनके निर्देशन में होता है, उन्होंने एनसीईआरटी को भी और नरेंद्र मोदी जी को भी और शिक्षा मंत्री जी को भी, तीनों को पत्र लिखे थे। और उनमें जो पाठ्यक्रम की बात थी, दो तरह से उसमें जो है ना हमने सुझाव दिए थे। एक तो ये कि किताबों में जो है आर्य समाज का आज़ादी के आंदोलन में योगदान, इस विषय को पढ़ाया जाए। महर्षि दयानंद, गुरु बिरजानंद कब जो है वर्षों पहले चंडी मंदिर के ऊपर बैठ करके गुरु बिरजानंद जी और लोगों को साथ लेकर के, खा पंचायतों को साथ लेकर के आज़ादी के आंदोलन की बात करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती रजवाड़ों को प्रेरित करते हैं कि नहीं, व्यक्तिगत नहीं लड़ाई, अब देश के लिए लड़ना है। श्याम जी कृष्ण वर्मा को उन्होंने लंदन भेजा। और कितने क्रांतिकारियों के नाम आप ले सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, पहला एक मुस्लिम नवयुवक जिसको राम प्रसाद बिस्मिल की प्रेरणा से आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने का अवसर मिला। आर्य समाज मंदिर में दोनों रह रहे हैं। ये एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है आज़ादी का। बहुत कम लोग जो है इस बात को भी जानते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह की 4 पीढ़ियां जो है वो आर्य समाज से प्रेरित रही। वर्तमान में भी भाई किरणजीत जी जो उनके परिवार के एक तरह से उत्तराधिकारी हैं, वो भी आर्य समाज से प्रेरित है। शहीद आजम भगत सिंह के दादाजी जो है उन्होंने खुद महर्षि दयानंद सरस्वती से यज्ञोपवीत लिया और समाज में काम करने लगे। तो ये सारी चीज़ें लोगों के बीच में जानी चाहिए। एक तो पाठ्यक्रम का हिस्सा ये है। दूसरा जो नैतिक रूप से जो है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नैतिक मूल्यों की हम लोग बात करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि अगर यहाँ से हम लोग दे दें तो लोग, मुस्लिम लोग कह सकते हैं कि जी नहीं ये उनका है, इसको हम लोग नहीं मानेंगे, या कुछ और लोग दे दें तो हिंदू समाज को मानने वाले लोग कहेंगे जी नहीं। तब जो है पूज्य स्वामी आर्यवेश जी ने यम नियमों का जो है ना एक बहुत बड़ा खाका तैयार करके दिया। उन्होंने कहा कि यदि यम और नियम जीवन में है ना, तो आपको बच्चों को तैयार करने की एक नींव पड़ सकती है। और वो यम नियम बच्चों को सिखा करके आप 8वीं तक का एक सिलेबस बना सकते हैं उन्हीं का। आप 8वीं से 12वीं तक का एक सिलेबस तैयार कर सकते हैं। और 12वीं के बाद जो है BA प्लस जो हायर एजुकेशन है उसके लिए एक अलग से प्रारूप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यदि सरकार चाहेगी तो आर्य समाज के पास वो पूरी की पूरी एक तरह से पाठ्य सामग्री है जो बाल शिक्षा से लेकर के जो है ना से रिलेटेड है, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके आत्मिक विकास के लिए, और वो समाज में जा कर के समाज का एक सकारात्मक हिस्सा बन सकें, वो सारी चीज़ें जो है उनके पास उपलब्ध हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि NCERT को जो अब जो नई एक चीज़ आई है, खास करके हरियाणा में भी शिक्षा मंत्री जी ने ये मांगा है कि नैतिक शिक्षा के रूप में कुछ हमें चीज़ें मिल जाएं, तो उसको भी हम लोग भेजेंगे। वो कितना एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं ये तो उनके ऊपर बात है। जी बहुत बढ़िया स्वामी जी, हम वापस लौट करके आते हैं जो हमारा पहला प्रश्न था उसी के ऊपर। ये
इस तरह की जो आप शिविर अभी आयोजित हुए हैं, इसी श्रृंखला में और क्या प्लानिंग है कार्यक्रमों की, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालें। हरपाल जी, वैसे हम लोग जो आवासीय शिविर लगाते हैं वो जून में ही ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि जून में हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी बच्चों और राजस्थान में भी बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं। हमें बच्चे आसानी से मिल भी जाते हैं और बच्चों के लिए भी आसान होता है रहना छुट्टी के दिनों में। इसके बाद सितंबर तक हम लोग 200 जगह पर जो है ना ऐसे शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये 200वां जन्म जयंती वर्ष है उसी प्रसंग में। और उसके साथ साथ में सितंबर महीने में जींद ज़िले में हम लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, संभवतः वो 21 या 22 सितंबर को वो होगा, और उसकी जगह भी बहुत जल्द जो है जींद ज़िले के किस गांव में वो उस कार्यक्रम को करेंगे वो जगह भी बहुत जल्द निश्चित हो जाएगी। उसमें पहली बार आर्य समाज के बैनर के नीचे जो है एक जगह पर पहली बार सबसे बड़ा जनसमूह एकत्रित होगा, और वो अपनी तरफ से महर्षि दयानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि देंगे, जिसमें 40 से 50 हज़ार लोगों का हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं कि इतने लोग इस कार्यक्रम में आएँ। इसमें ज़्यादातर व्यक्ति जो है वो हरियाणा से रहेंगे और लगभग 5 से 10 हज़ार व्यक्ति जो है वो हरियाणा के बाहर से रहेंगे। शुभकामनाएं आपके आगामी कार्यक्रमों को लेकर के। धन्यवाद। और एक अंत में एक मैं वीडियो की चर्चा करना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले शायद राजस्थान का वीडियो था, तो आप पानी के अंदर उतरे हुए थे और गाड़ियों को धक्का लगा रहे थे, तो थोड़ा सा वो वाकया शेयर करें कि क्या माजरा था वो हमारे दर्शक भी जानने के इच्छुक होंगे। काफ़ी दिन नहीं हुए उस वीडियो को वायरल हुए और सोशल मीडिया पे काफ़ी शेयर किया गया था, तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें, क्या कुछ था। हरपाल जी, 26, 27, 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन था जोधपुर में, और जहाँ पर कार्यक्रम था वो D6 जगह है रेलवे सामुदायिक भवन की, उसके पास में एक पुलिया है जिसका नाम खतरनाक पुलिया है। वो अंडरपास है, रेलवे का अंडरपास है वो। तो वहाँ पर अचानक क्या हुआ, कार्यक्रम के बाद जो है बारिश बहुत तेज़ आई, और अचानक बारिश आई तो वो पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, लगभग 6 साढ़े 6 फीट के आसपास जो है पानी उसमें भर गया। तो हमारे किसी साथी ने कहा कि अपनी कोई गाड़ी है और वो पार्किंग में लगाई थी, लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से पानी में वो तैर रही है, उसमें उस समय कोई नहीं था। तो मैंने अपने साथियों से बात की, कुछ लोगों को कहा भी, तो उन्होंने थोड़ा ये कह के आगे सरकार की बात की नहीं है, उनकी है, अपने आप निकाल लेंगे। पर मुझे लगा कि नहीं, गाड़ी तो ख़राब हो ही रही है, उसको बचाना चाहिए। तो मैंने 2-3-4 साथियों को कहा, और वहाँ की जो MLA हैं मनीषा पंवार जी, उनके जो पति हैं दीपक जी, मैंने उनको भी कहा कि अपन चलते हैं। हम लोग गए और जैसे उस गाड़ी को निकालने लगे, इतनी देर में दीपक जी ने जो है JCB वाले को फ़ोन किया कि आप आएँ ताकि पानी का जो रास्ता है वो खुल जाए और पानी की निकासी हो जाए। लेकिन जब हम उस गाड़ी को निकाल रहे थे, इतनी देर में दूसरी साइड से बहुत तेज़ी के साथ 2 इनोवा आती हैं, और वो उनको नहीं पता था कि पानी कितना गहरा होगा, और वो उस इनोवा में फंस जाते हैं। इनोवा में एक 3-4 साल का बच्चा भी था और एक महिला भी थी, एक उनके साथ पुरुष था। जब वो चिल्लाने लगे तो हमारी टीम का ध्यान उधर गया, और फिर मैं भी दौड़ करके गया। मेरे साथ भाई उमेश जी जो आर्यवीर दल के संचालक हैं जोधपुर के, किशोर जी हैं, मुकुल जी हैं, और ब्रह्मचारी सोनू जी हैं, और गुरुकुल धीणवास के कुछ विद्यार्थी भी वहाँ थे। ये सब लोग दौड़ के गए और हम लोग उसको निकाल करके लेके आए। किशोर जो है उस बच्चे को अपने गोद में उठा करके उसको बाहर छोड़ करके आया। इतनी देर में एक ऑटो लिए हुए एक व्यक्ति जो है वो भी बड़ी तेज़ी के साथ उसमें घुस गया, और वो इलेक्ट्रिक थी। जब तक उसमें करंट जो है मेरे को पानी से टच नहीं हुआ तो चलती रही, पानी टच होती वो रुक गई। उसको ही फिर रस्सियों से बांध करके उसको निकाला। इस तरह से लगभग 6 गाड़ियाँ निकाली, और मुझे लगता है कि उस दिन 3-4 लोगों की तो कम से कम जान बची है। वो सामूहिक जो प्रयास था सारे के सारे साथियों का। तो मेरा तो यही था कि अपन को इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, कई लोगों ने कहा जी आप सन्यासी होकर के पानी में क्यों घुस गए, आपको गाड़ी में धक्का मारने की क्या ज़रूरत थी, सन्यासियों को तो साहब ऊपर उसमें ज़्यादा प्रोटोकॉल से रहना चाहिए। मैंने कहा प्रोटोकॉल मैट्रिक अलग होता है, पर जहाँ ये दिख रहा है कि सामने किसी की जान बचानी है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले मैं ही गया पानी में, और मेरे साथ में फिर सारे के सारे साथी आए। यानी आप एक प्रेरणा स्रोत बने उनके कि हाँ कोई भी इस सहायता कार्य को कर सकता है। कर सकता है, और मुझे लगता है कि वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे जो लोग पहले वहाँ खड़े हुए थे। तो यही था कि मैं गया तो मेरे साथ में 10 लोग 20 लोग जो है और भी आए, और उन्होंने उन गाड़ियों को वहाँ से जो है। इसी क्रम में हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे। एक इसी तरह का जो वाकया था जो आग लगने वाला, उस पे भी थोड़ा सा। ये जो आग की जो घटना है, मैं
खटकड़ गांव में गया हुआ था, वहाँ किसी एक साथी की डेथ हो गई थी, तो उनके उसमें शोक में गया था। वहाँ जाने के बाद मैं गांव के सरपंच से मिला, क्योंकि वहाँ एक व्यायामशाला चलती है शहीद आजम भगत सिंह के नाम से। उस व्यायामशाला में हमें कुछ कार्य करवाना था। मैं क्योंकि उस शाखा से जुड़ा रहा, वहाँ से लगभग 30-35 बच्चे जो है वो सरकारी नौकरियों में गए हैं शाखा से। सोनू जी उसका संचालन करते हैं, अशोक जी संचालन करते हैं। तो हम लोग सरपंच साहब के पास गए कि यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि बारिश में और धूप में दिक्कत आती है, एक सेट बनवाना है। इतनी देर में गांव के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि फला जगह पे ट्रांसफार्मर की चिंगारी से ना आग लग गई है, और अपने देहात में बिटोड़े बोलते हैं, गोशे बोलते हैं। और उनके साथ में कुछ लकड़ियाँ थी जो घरों में जलाने के लिए यूज करनी थी, और उसके साथ में एक खेत था, और खेत के साथ में बड़े बड़े कूप लगे हुए थे तूड़ी के। तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ आग लग गई है। तो सरपंच साहब को मैंने देखा, बड़ा अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और तुरंत प्रभाव से जो उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। तो उस दिन उनके पैर में दर्द भी था, तो मैंने उनको कहा कि चलो अपन चलते हैं। उन्होंने कहा पैर में दर्द है, मैंने कहा फिर भी चलते हैं। और वो पैर में दर्द के बावजूद वो सूबेदार सेवा सिंह जी और अजीत पाल जी, वीरेंद्र पहलवान जी, ये सब लोग जो है उधर आए। और हम लोग जैसे गए तो मैंने देखा कम से कम 200 लोग वहाँ खड़े हुए हैं, और आग लगभग जो है आधा एकड़ 1 एकड़ के आसपास जो है आग फैल चुकी है। मैं भी ये आश्चर्य किया, कितने लोग खड़े हैं और कोई आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रहा है। मैंने उनको कहा कि आग बुझानी चाहिए। उन्होंने कहा जी नहीं, सरपंच साहब ने फ़ोन कर दिया है, फायर ब्रिगेड 15-20 मिनट में आ जाएगी, फिर बुझ जाएगी। मैंने कहा 15-20 मिनट में तो बहुत एरिया जो है वो जल करके राख हो जाएगा। सिस्टम के भरोसे आग बुझाने का कोशिश। हाँ, उनको यही रहा कि उनके मन में ये चीज़ काम कर रही थी कि नहीं फायर ब्रिगेड आएगी वही आग बुझाएगी। पर मुझे ये था कि अगर खेत की तरफ आग चली जाती है तो वो जो भी किसान थे, आपको पता है किसानों की आज हालत क्या है, अगर उसका वो तूड़ा बर्बाद हो गया तो वो वैसे बर्बाद हो जाएगा। और ये आग अगर ज़्यादा फैलेगी तो ये गाँव की तरफ भी बढ़ सकती है। तब मैंने उनको आह्वान किया, और आपको जान करके खुशी होगा, सब तो नहीं पर 200 में से लगभग 40-45 लोग जो है वो अपने अपने घरों से मटके लेकर के आए, बाल्टियाँ लेकर के आए, और जो है उसको आग को बुझाने लग गए। 15-20 मिनट में जो है वो फायर ब्रिगेड भी आ गई। मैं फायर ब्रिगेड के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। ऊंचाना से जो है वो आए, और इतना टाइम लगभग लगता ही है, 15-20 मिनट में वो आए। पर जब तक वो आए उस आग को जो है उन 40-50 लोगों ने आगे नहीं फैलने दिया, रोके रखा। और जब फायर ब्रिगेड की वो जो गाड़ी आई उसके बाद आग को जो है पूरी तरह से दबा दिया गया। तो ये वो आग की घटना थी जो खटकड़ गाँव में। शायद जो चरित्र निर्माण शिविर हैं, क्योंकि स्वामी जी भी उन्हीं से निकले हुए उन्हीं का एक हिस्सा रहे हैं विद्यार्थी काल से, तो शायद कहीं ना कहीं ये जो चरित्र निर्माण शिविर हैं और उनसे जो मिली सीख है वही आज फलीभूत हो रही थी। जो अभी 2 वाक्य सुनाए स्वामी जी ने हमारे बीच रखे, तो नतीजे तो आपके सामने क्लियर हैं कि युवा चरित्र निर्माण शिविर जो आयोजित हो रहे हैं उनके क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ, मैं तो खुद जो है इन शिविरों की प्रोडक्ट हूँ। मैं, जैसे आपको पता है कि जब हरियाणा की टीम में क्रिकेट खेलता था तो कोच जो है वो बार बार कहते थे कि योगा किया करो, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्टेमिना चाहिए। तो मैं इसी प्रकार के एक शिविर में गया, और वहाँ जाने के बाद मुझे ये लगा कि जो मैंने अपना लक्ष्य बना रखा है कि मैं या तो क्रिकेटियर बनूँगा, या मुझे जो है, मैं क्योंकि नॉन मेडिकल से पढ़ता था तो इंजीनियर बनूंगा। ये जो बातें मेरे दिमाग में थी, पर उस शिविर में जाने के बाद जो है एक नई दिशा मिली कि वह एक सोच का जो है ना पैमाना वो वाइड हुआ, और लगा कि व्यक्तिगत जीवन से ज़्यादा सामाजिक जीवन और समाज से भी आगे बढ़ कर के राष्ट्रीय जो स्तर है, जो स्टेटस है देश के स्तर पर, राष्ट्रवाद के नाम पर जो है हमें आगे बढ़ कर के कुछ न कुछ काम करना चाहिए। तो मेरे जैसे कम से कम, ज़्यादा नहीं कहूँगा, मेरे बाद में 500 ऐसे साथी हैं जो मैक्सिमम समय जो है समाज सेवा के लिए दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं भी इन शिविरों से ही निकला हुआ हूँ। ये एक प्रश्न अभी निकल के आ रहा है, जो शिविर में आप गए अपने व्यक्तिगत उसको लेकर के, और उसके बाद आपका जो जीवन चेंज हुआ, तो क्या मानते हैं उसको कि वो पथ भ्रष्ट था या फिर सही पथ पे अग्रसर हुए? क्या मानते हैं? कि वो आप इंजीनियर की बात कर रहे हैं, आप क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, तो वो रास्ता आपका चेंज हुआ, तो इसको क्या मानते हैं आप, कैसे लेते हैं इस चीज़ को? नहीं, मुझे लगता है कि वो जो कैंप था मेरे जीवन का, वो टर्निंग पॉइंट था। और वो एक उम्र होती है 17-18 साल की, जो पीक होता है, वहाँ से जीवन का निर्माण भी होता है और बर्बादी भी वहीं से होती है। पर मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छे समय पर जो है ना ये अवसर मिला कि मैं उस शिविर में गया।
हालांकि उससे पहले भी मेरे जीवन में ऐसा कुछ जैसे बच्चों में दोष होते हैं ऐसा नहीं था, मैं बहुत सात्विक खुद से रहता था। पर मेरा ये था कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी से यही है कि मैं बड़ा इंजीनियर बनूंगा या मैं क्रिकेटर बनूंगा तो एक नाम फेम सब कुछ होगा। परंतु शिविर में जाने के बाद मुझे ये लगा कि व्यक्तिगत जीवन आप जी सकते हैं। मैं शादी कर लेता, 2-4 बच्चे हो जाते, मैं उसी के पालन पोषण में लगा रहता। लेकिन जीवन का जो लक्ष्य है कहीं ना कहीं हम यदि अपने आप को, क्योंकि मेरा जन्म खटखड़ में हुआ और शहीद आजम भगत सिंह का जो पैतृक गांव है खटखड़ कलां, उससे उस गांव का बहुत ज़्यादा आत्मीय भाव है। तो उनके भी भाव थे कि शहीद आजम भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम जाते हैं। उन्होंने तो शादी नहीं करवाई, उन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए लगाया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 17 बार जहर खाया, कितनी बार जो है उनके ऊपर आक्रमण हुए, लोगों ने मारने का प्रयास किया, फिर भी वो जो है महापुरुष लगातार लोगों से टकराते रहे और समाज परिवर्तन के लिए लगे रहे। तो ये मुझे लगता है कि ये रोल मॉडल थे मेरे सामने के। और फिर मुझे लगा कि नहीं, व्यक्तिगत जीवन साइड में रखते हुए हमें समाज के जो है कार्यों को आगे बढ़ाना है और युवाओं की वकालत करनी है, उनके जीवन की वकालत करनी है, अपने देश की वकालत करनी है। इसलिए जो है मैंने फिर उधर का रास्ता ना चुन करके ये रास्ता चुना। और मैं आज ये मानता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा रास्ता चुना और मैं संतुष्ट भी हूँ अपने कार्यों से। और अब ये है कि इसी मिशन को जो है अपने साथियों को साथ लेकर के उनके साथ मिल कर के और ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ाना है। तो प्यारे दर्शकों, आप भी इस मिशन के भागीदार बने और जो आने वाली शिविरों की श्रृंखला है उससे जुड़ने की कोशिश करें। और आने वाले समय में एक कोई फिर नए टॉपिक के साथ हम स्वामी आदित्य व्यास जी के साथ रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय इस जो कैंपों के समापन के बाद जो भागा दौड़ का समय होता है उसमें कीमती समय निकाला। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।